जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि हम लोग अभी विजन आईएएस के जो मंथली मैगजीन्स आती है उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम लोग जनवरी 2024 का हम लोग मंथली मैगजीन्स के आई हुई उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ये इससे पहले कई क्लासेस हो चुकी है जनवरी 2024 का। इससे पहले हम लोग दिसंबर 2023 का कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम लोग जनवरी 2024 का देख रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन्स आती है काफी इंपॉर्टेंट होता है, अहम भूमिका निभाती है भाई। इसको जरूर फॉलो करना आप। इसमें आपको पूरा डिटेल से दिया गया, आपको इसमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का एग्जाम में आपको काफी मदद मिलने वाली। दोनों में आपका आगामी कोई भी जैसे 2024 हो 2025 में आप कोई भी स्टेट पीसीएस हो यूपीएससी हो, आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी की भी, तो आप इसको इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, मैं यही कहूंगा, है ना। इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक निवेदन करूंगा, इस सेशन के बाद जो है आपको अगर लगेगा कि नहीं इस चैनल से आपको काफी मदद मिल रही है, तो प्लीज आप सभी थोड़ी सी सपोर्ट करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना और साथ में बेल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बस इतना ही मतलब कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ओके। तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात अभी हम लोग पॉलिटी को देख रहे हैं। पॉलिटी और गवर्नेंस यानी कि राज्य व्यवस्था एवं शासन का देख लें। उसमें से एक आर्टिकल आया हुआ है, भारत में अधिग्रहण प्रणाली। भारत में अधिग्रहण प्रणाली, देखिए ये आपका अधिग्रहण प्रणाली जो यूपीएससी में हो या स्टेट पीसीएस हो, सभी में ये आपका सिलेबस में दिया गया है, मेंस का सिलेबस में। तो इससे अगर अपडेट आई हुई है तो मेंस में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है। ये सब चीज में क्या अपडेट वाले सवाल पूछे जाते हैं, तो हम लोग को इसमें ध्यान से देना है, ध्यान से देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्या कहा जाता है कि भारत में अधिग्रहण प्रणाली, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। आखिर अधिग्रहण प्रणाली क्या होता है, क्या अपडेट आई है, तमाम चीजों को हम लोग एक एक करके डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा आपको सरल भाषा में समझाने की, ताकि आपको एक ही बार में एक ही सेशन के साथ जो है ना अधिग्रहण की समझ जाएगा, उसमें जो अपडेट आया हुआ है उसको भी समझ में आ जाएगा, है ना। तमाम चीजों को हम लोग एक एक करके डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात हम लोग इसको देखते हैं, आखिर सुर्खियों में क्यों है, चर्चा में क्यों है, इसके बारे में समझते हैं। चर्चा में इसलिए है, ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्या हुआ है, ये अधिग्रहण सरकार के लिए जो है ना, अधिग्रहण सरकार को कहा है कि आप जो है ना नीति निर्माण का जो है ना का निर्देश नहीं दे सकते हैं। मतलब अधिग्रहण सरकार को कहा है कि नीति निर्देश के लिए निर्देश आप नहीं दे सकते हैं। यही अपडेट है। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ये अधिग्रहण होता है क्या है, सिंपल तरीके से अधिग्रहण के बारे में समझिए। अधिग्रहण जो है ना एक प्रकार का ये अर्ध न्यायिक है। जिस तरह से सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, न्याय सुनवाते हैं, उसी प्रकार उसका जो आधा काम लगभग ये अधिग्रहण करते हैं। अधिग्रहण बोलते हो अर्ध न्यायिक है। अर्ध न्यायिक है मतलब इसमें आपका क्या होता है, इसमें जो है ना इसके माध्यम से जितने भी केस पेंडिंग है उसको ये देख करते हैं, ये संभालने की कोशिश करते हैं। इसके माध्यम से कम समय लगता है और सटीक इसका जो है ना जो फैसला होती है उसको सुनाने की कोशिश किया जाता है। इसी के बारे में आपका दिया गया है। तो वही है अधिकार जो है, ये अधिकरण सरकार जो है इसको जो है ना नीति निर्देश के लिए, नीति निर्माण के लिए निर्देश नहीं दिया गया। यही अपडेट है। तो हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए ये क्या दिया गया है, भारतीय अधिग्रहण प्रणाली का विकास क्रम, यानी कि किस तरह से अधिग्रहण आया, इसमें क्या अपडेट किया गया, क्या अधिनियम लाया गया, क्या इसमें प्रोग्रेस किया, इसके बारे में दिया गया है। तो हम लोग इसके बारे में यहाँ जो ना शॉर्ट में दिया गया है, हम लोग इसमें आगे इसका डिटेल से चर्चा किया हुआ है, तो हम लोग वहां समझेंगे तो ये आसानी से समझ आ जाएगा। मैं कुछ पॉइंट यहाँ आपको शुरुआत में बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा और आप सबको पता है कि ये अधिनियम वगैरह सब जो है ना आपका पहला और लास्ट का जो आया हुआ है उसको हम लोग को याद रखना बेहद जरूरी है। इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो पहला वाला भी याद रखना है। तो इसमें पहला क्या कहा जा रहा है, 1941 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कहा जाता है आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई थी। आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई थी 1941 ईस्वी में। और ये जो है ना भारत का पहला अधिकरण था, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत का पहला अधिकरण क्या है, तो ये आपका आयकर अपीलीय अधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1941 ईस्वी में। उसके बाद देखिए आपको याद होगा 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1976 ईस्वी में हुआ था, है ना। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही अधिकरण में जो है ना आर्टिकल नंबर 323A और 323B को शामिल किया गया है। हम लोग ये जानने वाले आगे 323A और 323B क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को ये दोनों ध्यान रखना है। आगे ये भी वही बातें हैं, आगे इसमें डिटेल से चर्चा किया हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा, है ना। थोड़ा सा अभी शुरुआत ही है ना। तो चलिए आगे यहाँ दिया गया है कि अन्य संबंधित तथ्य, ये तो आप लोग को समझ में आ गया है कि अधिग्रहण सरकार को जो है नीति निर्माण के लिए निर्देश नहीं दिया गया है। तो उसमें हम लोग समझते हैं आखिर ये क्या था नीति निर्माण का निर्देश। तो इसमें ये मुद्दा है, सिंपल तरीके से समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि आपका जैसे कि सशस्त्र बल अधिकरण होता है, सशस्त्र बल अधिकरण के लिए जो है ना उसमें एक पद खाली था, है ना। सशस्त्र बल अधिकरण बोले तो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल, AFT, ठीक है। AFT मतलब AFT जो है
इसके बारे में दिया गया है। इसमें एक पद खाली था जिसका नाम था जज एडवोकेट जनरल। ठीक है, जज एडवोकेट जनरल के पद के लिए एक आदेश मतलब कि ये निवेदन किया था कि इस पद के लिए किसी को नियुक्त किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इसमें आपको जो है जो निर्देश दिया गया था उसको रद्द कर दिया गया है, तो इसीलिए चर्चा में है। मतलब सिंपल तरीके से समझिए, सशस्त्र अधिकरण में जो है ना, ये एक निर्देश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को देख रेख कर, मतलब उसमें फैसला सुनाने के लिए, तो उसको रद्द कर दिया कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गलत है। तो वही बारे में उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो कहा जाता है एएफटी की स्थापना जो है ना, एएफटी बोले तो सशस्त्र बल अधिकरण, ठीक है, ये स्थापना 2007 ईस्वी में हुई थी और ये एएफटी अधिकरण के नियम के अनुसार इसके इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। उसका एएफटी अधिनियम यानी कि जैसे हुआ थल सेना अधिनियम 1950 में हुआ था, ये आपको स्टैटिक्स है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। थल सेना का अधिनियम 1950 में आया था और नौसेना अधिनियम 1957 में आया था। वायुसेना अधिनियम 1950 के अधिनियम के बारे में ये आया हुआ था। ठीक है, इसके बारे में आप समझ सकते हो। इसके अलावा उपर्युक्त अधिनियमों के तहत सेना न्यायालयों के आदेशों या निष्कर्ष या दंड देशों के खिलाफ अपील उनसे संबंधित अन्य संबंधी मुकाबले हैं। तो ये इसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि इसके जो ना अर्धन्यायिक होते हैं उसके बारे में दिया गया है ना। तो आप हम लोग यहाँ से आप समझेंगे क्या है ना, इसके बारे में आप सब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, एक एक बातों को सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकरण संबंधी अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, देखिए मैं समझाता हूं सिंपल तरीके से क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है ना, जैसे अधिकरण का नियम जो है ना, ये कहा गया है कि आप अधिकरण के नियम जो है, अधिकरण सरकार जो है, ये आप जो है हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अनुसार है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा हो गया, आप अर्धन्यायिक है, उसके बाद आप जो है ना क्या करेंगे, आपका क्षेत्राधिकार कहां तक है, हाई कोर्ट तक है। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप क्षेत्राधिकार जो है ना, आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में आपका फैसला सुनाया जाएगा। अगर आप हाई कोर्ट से जो फैसला सुनाए गए हैं उसमें आप संतुष्ट नहीं है तो आप हमारे पास आइए, है ना। तो ये आर्टिकल 226 में कहा गया है ना, आर्टिकल 226 में यही कहा गया है अधिकरण जो है ना, ये संविधान में जो है ना 226 में है, और आप जो है ना अधिकरण के लिए क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट तक सीमित किया गया है। ओके, इस कारण से किसी भी अधिकरण को सरकार नीति निर्धारण के लिए निर्देश देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ओके, यहां तक आगे बात है समझ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नीति निर्माण करना न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। यह नीति निर्माण करना जो है ना न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, यह भी ध्यान रखना आपको। ये आपका कथन वाला में बोल सकता है कि नीति निर्माण करना जो है ना, ये न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में आता है, इस तरह से आपको ध्यान देना है, नहीं आता है बल्कि। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अधिकरण का प्रणाली के बारे में समझते हैं। इसकी प्रकृति, अधिकरण जो अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं, इनका उद्देश्य न्यायपालिका पर मुकदमों का भार कम करना होता है। इसके अलावा अधिकरणों में तकनीकी विषयों से जुड़े मामलों के निपटान के लिए विशेष विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं, जिसमें फैसला सुनाना आसान हो जाता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था अधिकरण जो है ये अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं। ये न्यायपालिका के जितने भी मुद्दे होते हैं ना, मुद्दे को यानी कि केसेस है ना, उसको सॉल्व करने में इसकी सुविधाएं मतलब कि सहायता करते हैं, और इसमें सरल तरीके से ये सही तरीके से इसका फैसला सुनाने में विशेषज्ञों के माध्यम से ये आपका जो है ना सही तरीके से फैसला सुनाएंगे। तो ये आपका अधिकरण हो गया, और ये इसकी मान्यता दिए गए हैं 1976 में। जैसे आपको बताया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 323A और 323B को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 323A में कहा जाता है यह संसद को लोक सेवकों की भर्ती और उनकी सेवा शर्तों से संबंधित निपटने के लिए प्रशासनिक अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है। यह संसद क्षेत्र और राज्य दोनों स्तरों के लिए अधिकरण का गठन करती है। ध्यान रखना आपको, ये लोक सेवकों की भर्ती के लिए है ना, लोक सेवकों की भर्ती के लिए और उनकी सेवा शर्तों के लिए इससे संबंधित होता है। आर्टिकल 323A ये राज्य और केंद्र दोनों के लिए होगा, ये ध्यान रखना। उसका अनुच्छेद 323 भी इसके तहत अन्य विषयों जैसे आपका कराधान, भूमि सुधार आदि के लिए अधिकरणों की स्थापना से संबंधित प्रावधान के लिए संसद या राज्य विधानमंडलों का अधिकरण किया जाएगा। देखिए आपको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। 323A पहला आया, पहला ए मतलब कि आपका सबसे बड़ा समझ जाओ, ठीक है, बड़ा समझ जाओ, याद रखने का तरीका। ये आपका सबसे बड़ा बोले तो मतलब कि सबसे बड़ा ये राज्य और संसद दोनों में होगा भाई। इसमें जो हाई लेवल का केसेस आएंगे, जो मतलब प्रशासनिक सेवा के लिए हो गया, ये हाई लेवल का है ना, वो 323A में आएगा। अगर उसके बाद जो उससे छोटा जैसे आपका भूमि में आ गया, कराधान से संबंधित कहीं मामला आ गया, तो वो कहीं ना कहीं छोटा है, तो आप उसको बी में रखेंगे, है ना। तो ये आप याद रख सकते हो इसमें।
उसके बाद कहा जाता है अधिकरण की संरचना, ये पारंपरिक अदालतों के विपरीत यानी कि अधिकरणों के न्यायिक सदस्यों के साथ साथ विशेषज्ञ सदस्य यानी कि तकनीकी सदस्य भी नियुक्त होते हैं। इसमें आपको जैसे कि तकनीकी, इसमें विशेष मामला होंगे, जैसे तकनीकी सदस्य होंगे। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में सब क्या होता है, हम लोग की तरह मतलब जो जज होते हैं वो सब होंगे। इसमें कुछ टेक्निकल जैसे तकनीकी सदस्य भी शामिल हो जाएंगे, जैसे आप किसी की सहायता ले सकते हैं, एआई होगा, कंप्यूटर होगा, ये सब चीज़ का सहायता ले सकते हैं ना। उसका क्षेत्राधिकार, ये क्षेत्राधिकार इसकी सीमा कहाँ तक होगी, आप कहाँ तक रह सकते हो, इसके बारे में दिया गया है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय होता है ना, जैसे आपका आर्टिकल नंबर 32 में क्या क्या है, आप जैसे में स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, मानवता का अधिकार, ये सब जो है उस पर अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, कोई भी किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत आपका हरास किया जाना, मतलब किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अनुसार जा सकते हो, है ना। उसी प्रकार इसमें कहा गया है कि आपका इसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक होंगे, मतलब आप कहाँ तक सीमित रहेंगे, क्या कहाँ तक आपका फैसला सुनाना सकता है, इसके बारे में दिया गया। प्रत्येक अधिकरण को उसकी विशेषता के घोषित क्षेत्र के भीतर मामलों को सुनवाई करने और निर्णय लेने का विशेष क्षेत्राधिकार है, ठीक है। उसके बाद इसके जगह अपील के बारे में समझते हैं। अब अपील समझता, अधिकरणों के फैसलों के खिलाफ अपील संबंधित हाई कोर्ट की जाती है, और हालांकि कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जो अंतर्गत अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है। जैसे आपको शुरुआत में 226 में दिया गया ना, आर्टिकल नंबर 226 में ये कहा गया था कि आप हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर हाई कोर्ट जाते हैं भाई, उसमें आपका कुछ ऐसे भी मुद्दा है जो कि हाई कोर्ट नहीं संभाल पाएगा ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये इसके अपील कर सकते हैं। इसके पास अपील की क्षमता है कि आपका देख रहे हैं हाई कोर्ट में ये नहीं हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए तो ये यहाँ तक की बातें हो गई। उसके बाद देखिए इसका महत्व के बारे में, है ना। इसका महत्व क्या है, ये इसका महत्व क्या है, सिंपल तरीके से ये विशेषज्ञता है। विशेषज्ञता बोले तो इसके प्रासंगिक कानून तकनीकी मुद्दों की गहरी समझ रखने के लिए व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसके न्यायिक विशेषता सुनिश्चित करते हैं, मतलब कि ये हुआ कि इसकी जो विशेषता ये है, प्रासंगिक कानून होगा या तकनीकी मुद्दा हो गया, इसमें जो भी गहरी समझ होगी, ये तरह तरह के प्रकार से जो है ये इसमें समझ उपलब्ध करेंगे। उसके बाद व्यक्तियों द्वारा इसमें किया जाएगा, मतलब इसकी विशेषता ये है। उसके बाद इसमें जो ना कार्यभार कम होंगे। इसमें जैसे कि मैं सिंपल तरीके से आपको अपने लैंग्वेज में बताता हूँ, है ना। इसमें क्या होता है, इसका महत्व इसलिए है, इसमें एक तो समय कम लगेगा, और कम समय के साथ साथ ये जो ना इसके कोई सेवा मामला हो गया, कर विवाद हो गया, इसके पर्यावरण मुद्दे होंगे, इसमें ये शामिल होंगे। सेवा कर हो गया, कोई कर विवाद हो गया या पर्यावरण मुद्दे होंगे, ये क्षेत्राधिकार के अधिकरण के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। उसके बाद इसमें जो ना अगर किसी प्रकार की भौगोलिक क्षेत्र हो गया भौगोलिक क्षेत्र में मतलब आप जो अधिकरणों और पीठों को देश भर में स्थापित किया जाना चाहिए। उसके बाद इसमें जैसे बताया इसका कम समय लगेगा। उसके बाद आपका जो है कार्यभार को कम करेगा। विशेष मामलों में निपटारा के लिए इसमें कार्यपालिका को कम करने की सुविधाएं इसमें होता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय में हो गया। उसके जितने भी केसेस पेंडिंग है तो उसकी जो है ना केसेस को सॉल्व करने में ये सहायता करेंगे, ये भी इसका महत्व है ना। ये महत्व हम लोग समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसकी चिंताएं क्या है, चिंताएं भी हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे स्वतंत्रता का अभाव कैसे होगा। आलोचकों का तर्क है कि अधिकरण पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, है ना। अधिकरण जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति जो ना प्राय ये कौन करते हैं, सरकार द्वारा की जाती है। जैसे आप देखिए जिसकी सरकार होगा, यानी सरकार किसकी नियुक्ति करेंगे, कोशिश करेंगे मेरी पार्टी का ही है या नहीं। जैसे आप अभी देख रहे होंगे हर स्टेट में नए नए प्रकार के मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री हो गया, वहां के जो भी मंत्री बनाए जा रहे हैं, है ना, उसको अपने पार्टी के अनुसार शामिल किया जा रहा है, केंद्र मंत्री के अनुसार। उसी प्रकार अधिकरण में जो जिसकी सरकार आ गई उसी को बनाया जाएगा। तो ये इसका विपक्षी पार्टी बोलेंगे कि नहीं, ये तो उसी का आदमी है, उसी के अंतर्गत फैसला सुनाएगा। ये प्रकार का स्वतंत्रता का अभाव होगा, ये चिंताएं हैं, है ना, ये चिंताएं जताई जा रही है। उसके बाद इसके ऐसे अधिकरण द्वारा निर्णय लेने की क्षमता, अनुचित प्रभाव या सरकार द्वारा हस्तक्षेप होने की संभावना बनी रहती है। जैसे जिसकी सरकार है भाई, अब जैसे आप बोल देगा कि भाई तुम इस मुद्दे पे आप मुद्दे तो उठाए हो, इसके अंतर्गत इतना तक ही सुनाना है, इसके आगे तक नहीं जाना है, यहाँ तक ही होना चाहिए, आप आगे नहीं जा सकते हो, मतलब होता है ना, उसके बारे में ये हो सकती है। तो ये आपका स्वतंत्रता का अभाव होगा, ये चिंताएं हैं। उसके बाद कह रहा लंबित मामले, जैसे उदाहरण के लिए 2021 में एएफटी मतलब बोले तो आपकी, है ना, जैसे कि आपका ये आपका सशस्त्र बल अधिकरण है ना, जिसमें जो है लगभग कितने पीएसएस पेंडिंग है, 18,829 मामले लंबित थे। ये भी एक लंबित मामले, ये भी एक चिंताएं हैं, है ना।
उसके बाद कार्यकालिक अवधि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पुनर्नियुक्ति जैसे प्रावधानों सहित अधिकरणों के सदस्यों का कार्यकाल का कम अवधि होता है, जो न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभाव का नियंत्रण में वृद्धि करता है। उसके बाद प्रक्रियाओं एकरूपता का अभाव हो गया, उसके क्षेत्राधिकार का अतिविन्यास हो गया, तकनीकी सदस्यों से संबंधित चिंताएं हो जाएगी। तकनीकी संबंधों से चिंताएं क्या हो सकती है, जैसे अब कुछ अधिकरणों में तकनीकी सदस्यों की कानूनी योग्यता का अभाव हो जाएगा, ये सब चिंताएं इसमें जताई जा रही है। और आगे की राह क्या हो सकती है, आगे की राह यही है कि स्वतंत्रता में वृद्धि होगी, जैसे अधिकरणों के सदस्य की नियुक्ति को हटाने के लिए एक स्वतंत्र बनाना जाना चाहिए। उसके तो एक मतलब कि ये अधिकरण की नियुक्ति के आगे की राह यह हो सकती है, जैसे अब जिसकी सरकार है उसी को पद पे ना लाए, जो इसके योग्य है उसको इसमें लाए, इससे स्वतंत्रता का में वृद्धि हो जाएगी। किसी प्रकार का मतलब कि फैसला सुनाने में कोई संकोच नहीं होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी आमने सामने, है ना। तो इसके बारे में ये कहा गया है। उसके बाद अधिकरणों में का प्रशासन, उसके बाद राष्ट्रीय अधिकरण आयोग हो गया, समय के पर नियुक्ति हो जाएगी, इसके आगे की रिव्यू हो है ना, उसके क्षेत्राधिकार संबंधी स्पष्ट सीमाएं हो जाएगी, है ना। ये सब चीजें इसकी आगे की राह है ना। तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं। तो यही बातें इसका अधिकरण के बारे में। तो अधिकरण के बारे में क्या समझे, अधिकरण एक प्रकार का न्यायिक अर्ध न्यायिक है। ये आपका क्या करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस होते हैं उसका केस सॉल्व करने में सहायता करते हैं। और आर्टिकल नंबर 323A में कहा गया है, जो प्रशासनिक सेवा हो गया, लोक सेवा हो गया, इस पे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी तो उसके माध्यम से आपका सॉल्व किया जाएगा, जो संसद और राज्य दोनों सरकार के अंतर्गत होंगे। अनुच्छेद 323B में कहा गया था कि आप जैसे कर हो गया, भूमि मामले में हो गया, इसके मामले में आप सॉल्व कर सकते हैं। और अधिकरण का जो क्षेत्राधिकार आपका जो है ना, क्षेत्राधिकार मतलब कि इसका बोले तो इसके बारे में आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, हाई कोर्ट तक ही आप सीमित रहेंगे। अगर हाई कोर्ट में आप नहीं सॉल्व नहीं हो रहा आपका प्रॉब्लम, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आपको 226 आर्टिकल में दिया गया है। तो इस तरह से ये बातें कही गई है। तो यही बातें थी अधिकरण के बारे में। उम्मीद करता हूँ अधिकरण के बारे में समझ चुके होंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या महत्व है और क्या समस्याएं हैं और आगे की राह क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो यही था अधिकरण के बारे में। बस आज के सेशन में यही एक आर्टिकल्स को रहने देंगे। नेक्स्ट में देखिए हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे पंचायती राज से संबंधित है, उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ ये अधिकरण के बारे में आप डिटेल से समझ चुके होंगे, है ना। तो बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और उसके बाद कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।